द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विमानन प्रौद्योगिकी की प्रगति की गति तेज थी। हवाई युद्ध जीतने की चाहत से दोनों पक्षों ने संभवताओं की सीमा बढ़ाई, उम्मीद करते हुए कि वे ऐसा हथियार पाएंगे जो युद्ध के फलस्वरूप उनके पक्ष में होगा। जर्मनी हिटलर द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें उन्होंने लुफ्तवाफे के सहयोगियों के मात्रात्मक धार के साथ गुणात्मक धार प्रदान करने के लिए बनाया था। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सहयोगी भी नई विमान विकसित करने में उतने ही रचनात्मक थे। आज के एपिसोड में हम 1940 की शुरुआती दशक में युद्ध विमान डिजाइन रुझान को तोड़ने वाले कुछ अजीब सहयोगी प्रोटोटाइप विमानों की जांच करेंगे। हालांकि स्पिटफायर, मुस्तांग या हरिकेन के समान वे याद नहीं किए जाते, फिर भी उन्होंने सैन्य विमानन इतिहास में अपनी जगह बनाई है। दुनिया की युद्धों में आपका स्वागत है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में विकर्स वेलिंगटन रॉयल एयर फोर्स का सबसे शक्तिशाली बॉम्बर था, जब तक 4 इंजन वाले हैंडली पेज हेलिफैक्स और एवरो लैंकास्टर ने बार्नेस वॉलिस के जियोडेसिक एयरफ्रेम डिजाइन को लागू नहीं किया। यह एक अंतरिक्ष फ्रेम बनाता है, स्पायरली क्रॉसिंग बास्केट वीव लॉर्ड बियरिंग सदस्यों का उपयोग करता है। वेलिंगटन एक अद्वितीय और बहुत कठिन विमान था, जो विभिन्न भूमिकाओं के लिए अनुकूलित किया जा सकता था। 1929 में मेसरश्मिट बीएफ 109 जैसे उन्नत जर्मन लड़ाकू विमानों के खतरे को देखते हुए ब्रिटिश एयर मिनिस्ट्री ने वेलिंगटन के एक उच्च ऊंचाई वाले संस्करण का विकास की संभावना की जांच शुरू की, जो जर्मन लड़ाकू विमानों और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के ऊपर उड़ सकता था। एयर मिनिस्ट्री ने ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट OR नॉर्म 4 नामक एक विमान विशेषता निर्धारित की, जो 30,000 फीट पर क्रूज कर सकता था। यह BF 109 डोरा, जो उस समय का प्रमुख जर्मन लड़ाकू विमान था, की छत के 2200 फीट से ऊपर था। इसकी 2200 मील की रेंज और क्रू की सुरक्षा सुविधा के लिए प्रेशराइज्ड केबिन की सुविधा होनी चाहिए थी, जो ऊंचाइयों पर काम कर रहा था। विकर्स की टीम ने 12 फीट की विंग स्पैन वाला वेलिंगटन मार्क V उत्पादित किया, जिसे 2 14 सिलेंडर 1400 हॉर्स पावर के ब्रिस्टोल हर्कुलिस 3 रेडियल एरो इंजनों से संचालित किया गया और मुख्य डिजाइन परिवर्तन नाक पर केंद्रित था। प्रेशराइज्ड केबिन को समायोजित करने के लिए नाक गन को हटा दिया गया था और पूरे आगे के भाग को लगभग व्हेल जैसे आकार में पुनः डिजाइन किया गया था। विमान के चालक दल में 4 सदस्य थे। पायलट फ्यूजलाज के ऊपरी हिस्से से बाहर देख रहा था, जबकि नेविगेटर गोलाकार नाक भाग में बैठा था, जहां वह पोर्ट होल्स से बाहर देख सकता था। क्रू का अन्य हिस्सा एक वायरलेस ऑपरेटर और गनर से मिलकर बना था, जो प्रेशराइज्ड कॉकपिट से पीछे की ट्रेट को दूरस्थ रूप से नियंत्रित और पेरिस्कोप का उपयोग करके साइटिंग करेगा। 1940 के अंत में उड़ान भरने के बाद हरकुलिस रेडियल इंजन जल्दी ही उच्च ऊंचाई पर काम करने के लिए अनुपयुक्त सिद्ध हुए और सिर्फ 3 विमान निर्माण हुए। विकर्स ने 1600 हॉर्स पावर के रॉल्स रॉयस मर्लिन 60 इंजन को अपनाने का निर्णय लिया, जो नए एवरो लैंकास्टर बॉम्बर और सुपर मरीन स्पिटफायर मार्क 9 के लिए चुना गया था। विकर्स ने 1941 के आखिर में मार्क 6 के उत्पादन की आशा की, लेकिन उत्पादन शुरू होने से पहले ही एयर मिनिस्ट्री में परियोजना के प्रति संदेह उत्पन्न हो गए थे। उच्च ऊंचाई बम बरसाना वायु से लक्ष्य पर हमले का एक अत्यंत अशुद्ध तरीका था। वेलिंगटन मार्क रियायत की आधी ऊंचाई पर उड़ने वाले सामान्य बमबारी विमानों को निशाना बनाने में परेशानी हो रही थी। उच्च ऊंचाई उड़ान ने मर्लिन्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरल पदार्थों से संबंधित कई समस्याओं को उत्पन्न किया, जो अक्सर इंजनों को स्थगित होने की धमकी देते थे। विकर्स अंततः 63 मर्लिन संचालित मार्क VAs बनाएंगे, लेकिन वे कभी युद्ध नहीं देखेंगे। उन्हें पहचान और पथफाइंडर भूमिकाओं में उपयोग करने के योजनाओं को उच्च प्रदर्शन वाले मॉस्किटो के परिचय के बाद टाल दिया गया। विमान का परीक्षण चक्र संक्षिप्त होगा और वे 1923 में सभी स्क्रैप होने से पूर्व उन्नत G रेडियो बम उपकरण के प्रशिक्षक भी होंगे।
1930 के दशक में तेज, बेहतर हथियार बंद और कवच युक्त ईंधन टैंक से समुदायित बॉम्बर नीचे गिरने में कठिनाई होने लगे, जिससे उन्हें अधिक दंड सहन करने की अनुमति मिली। फलस्वरूप विश्व की वायुसेनाएं तेज और कठिन योद्धाओं की मांग करने लगीं, और इसने द्वितीय विश्व युद्ध के श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक बेल P-39 एयरा कोबरा की ओर संदर्शित किया। पहली नजर में P-30 दिन के कई अन्य योद्धाओं की तरह दिखता है, लेकिन निकटतम जांच पर आप एक मुख्य अंतर को समझते हैं, और वह है इंजन की स्थिति। P-30 का इंजन पायलट के पीछे फ्यूजलेज में स्थापित किया गया है। इसे मुख्य अभियंता HM पोयर ने नाक में शक्तिशाली 30-7 मिलीमीटर टनॉ कैनन के लिए स्थान बनाने के लिए किया। इस कॉन्फ़िगरेशन का अतिरिक्त फायदा यह था कि इसने वायुयानिकी रूप से स्वच्छ डिजाइन की अनुमति दी, जिसमें ड्रैग कम करने वाला संकीर्ण नाक खंड था। P-30 की अन्य विशेषता थी उसकी त्रिकोणीय अंडर कैरेज, जो अंततः जेट युग के दौरान मान्य हुई। वादे के बावजूद P-30 का संयुक्त राज्य आर्मी एयर फोर्स में करियर अप्रभावित था। तालाब के पार ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स ने हॉकर, हरिकेन और सुपरमरीन स्पिटफायर के साथ बदलने की घृणा व खुशी जताई। समस्या थी कि इसकी कार्यक्षमता निम्न से मध्यम स्तर तक अच्छी थी, लेकिन इसके एलिसन V-12 इंजन की ऊर्जा पश्चिमी यूरोप की उच्च ऊंचाई की लड़ाई में समाप्त हो गई। पूर्वी मोर्चे पर यह समस्या इतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि अधिकांश युद्ध निम्न ऊंचाई पर हुए और सोवियत संघ ने बहुत सारे बम्बरों का उपयोग करके सेना का समर्थन किया। इस युग में P-30 की सोवियत पायलटों ने इसकी मजबूती और आग की शक्ति की सराहना की, और यह अमेरिकी मूल के बावजूद एक सोवियत विमान के रूप में स्वीकार किया गया। सोवियत पायलटों ने इन्हें इतना पसंद किया कि उन्होंने इन्हें छोड़ने से इनकार कर दिया, और ये 1949 तक उड़े गए। सोवियत संघ ने एक सुधारित संस्करण भी अपनाया, जिसे P-60-3 किंग कोबरा कहा गया, जिसने P-30 के प्रदर्शन को लगभग हर तरीके से बढ़ाया। हालांकि P-30 मध्य इंजन वाला लड़ाकू विमान नहीं था, पर यह निश्चित रूप से सबसे सफल था। संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना के लिए वाहक योग्य संस्करण बनाने की कोशिश ने बेल XFL एयर बोनिटा को जन्म दिया, जो अपने भूमि आधारित पूर्वज से विभिन्न था। इसमें मुख्यतः त्रिचक्रीय अंडरकैरेज का उपयोग छोड़कर पारंपरिक पूंछ व्हील और पूंछ हुक को अडॉप्ट किया गया, जिसका उद्देश्य डेक पर उतरते समय अरेस्टर तारों को पकड़ना था। नेवी ने बड़े पंख जो कैरियर पर उतरने की गति कम करने, तैरने की यंत्रणाओं वाले पंख और 10 बे मांगे, जो शत्रु बॉम्बरों के गठन पर बम गिराने के लिए थे। अंततः एयर बोनिटा ने विश्व युद्ध 2 के प्रारंभिक वर्षों में उत्कृष्ट सेवा देने वाले पारंपरिक ग्रमण 44F वाइल्डकैट्स के खिलाफ हार मानी। बेल ने P-30 के एक अन्य संस्करण P-70-6 पर काम किया, जिसका लक्ष्य इंजन की खराब ऊंचाई प्रदर्शन को सुधारना था। लेकिन शानदार प्रदर्शन के बावजूद युद्धकालीन जरूरतों ने 3000 के परियोजना को रोक दिया, ताकि बेल बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस निर्माण कर सके, जिसे युद्ध योजना की प्राथमिकता मिली। लेकिन बेल मध्य इंजन लड़ाकू विमान डिजाइन पर काम करने वाली एकमात्र अमेरिकी कंपनी नहीं थी। 1942 में जनरल मोटर्स के फिशर बॉडी डिवीजन ने अमेरिकी सेना की आवश्यकता के लिए एक उच्च चढ़ाई वाले लड़ाकू विमान के प्रस्ताव को तैयार किया, जिसे युद्ध चेतावनी के साथ शत्रु बॉम्बर्स को तेजी से रोकने के लिए चाहिए था। फिशर ने अमेरिकी विमानन उद्योग में पहले से उपलब्ध उपकरणों का अधिकतम उपयोग करके निर्माण और रखरखाव की गति बढ़ाने का संकल्प किया था। उनका निर्मित विमान P-750-5 ईगल एक फ्रैंकेनस्टाइन लड़ाकू था, जिसमें P-50 एक मस्तांग के पंख के पैनल, डगलस SBD डाइव बॉम्बर की पूंछ और 4U कॉर्सेयर का निचला हिस्सा उपयोग किया गया था। 1923 की शुरुआत में प्रारंभिक प्रोटोटाइप पर काम करते हुए सहयोगियों के अधिक हमलावर ऑपरेशन शुरू करने के कारण विमान की इरादा की भूमिका की जरूरत कम हो गई। यूरोप और प्रशांत महासागर में एक्सिस लक्ष्यों पर हमला करने के लिए बॉम्बरों को दीर्घ दूरी के लड़ाकू एस्कॉर्ट की जरूरत थी। इसलिए P-75 को दीर्घ दूरी के एस्कॉर्ट विमान के रूप में दोबारा तैयार किया गया, और यदि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना की आवश्यकताओं में समायोजित किया जा सकता है, तो फिशर को 2500 P-75S के लिए आदेश दिए जाने का वादा किया गया। 17 नवंबर 1923 को पहली उड़ान के समय P-75 के परीक्षण में समस्याएं आईं, जिनमें से अधिकांश शक्तिशाली इंजन के चारों ओर थीं, जिसके लिए पुनर्डिजाइन की जरूरत पड़ी।
प्रदर्शन बेहतर नहीं बल्कि मस्तांग से खराब था। इसीलिए स्वीकृति परीक्षण पूरे होने से पहले आदेश समाप्त करने का फैसला किया गया और विमान ने अपने अंतिम दिनों को अपने एलिसन इंजनों को अन्य विमानों के उपयोग के लिए सुधारने के परीक्षण कार्य में बिताया। 1923 में इटली ने सहयोगी पक्ष का समर्थन करते हुए पियाग्यो P119 नामक मान्य उल्लेखनीय विकास किया, जिसमें इटालियन और जर्मन घटकों का उपयोग हुआ। P119 P30 से तेज था, प्रति घंटे 400 मील चलता था और इसमें 20 मिलीमीटर की एक तोप और 4 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन शामिल थीं। इटली के सहयोगियों के साथ संधि हस्ताक्षर करने पर इस उन्नत परियोजना को रद्द कर दिया गया था। मैक्स जो फ्लैश गॉर्डन या डैन डेयर से अधिक दिखता है, वह ब्रिटिश हैंडले पेज कंपनी के बिना पूंछ के बमबारी रक्षक की खोज से उत्पन्न हुआ है, जो मूलतः एक दीर्घ दूरी का एस्कॉर्ट फाइटर है। हैंडले पेज ने ब्रिटिश एयर मंत्रालय के लिए एक परीक्षण विमान निर्माण करने का प्रतिबद्धता जताई, जिसे मैक्स कहा गया, जो मैन की द्वीप की एक कम पूंछ वाली बिल्ली के नाम पर रखा गया है। मैक्स की पूंछ बिल्ली की तरह पारंपरिक इकाई से कम थी, केवल एक केंद्रीय छोटे क्षेत्रफल वाली लंबवत पूंछ फिन था। पंख विमान के दो मुख्य खंडों में डी हैविलैंड जिप्सी मेजर डा एडू इंजन लगाए गए थे, जो 2 ब्लेडेड प्रोपेलर को घुमाते थे। ये पुशर कॉन्फ़िगरेशन में थे, जो उस समय के योद्धाओं के लिए अद्वितीय डिजाइन थी। इनबोर्ड खंड को सीधी अग्र और पिछली किनारा रेखाएं दी गई थीं। आउटबोर्ड खंड की रेखाएं गति के सुधार के लिए पीछे झुकाई गई थीं और प्रत्येक में लंबवत स्थिरक और रुद्दर जोड़े गए थे। पायलट और निरीक्षक एक क्रमशः आंसू आकार के फ्यूजलाज में बैठे थे और उत्कृष्ट दृश्य की वजह से मजबूत ग्लेजिंग के चारों ओर देख सकते थे। इसने उन्हें उड़ान में अपने अद्वितीय विमान की दृश्य निगरानी करने की अनुमति दी। आपातकालीन स्थितियों में विमान से बाहर निकलने की कठिनाइयों के चलते फ्यूजलाज का कोण आकार का पिछला हिस्सा फेंका जा सकता था, जिससे निरीक्षक जरूरत पर त्वरित बच सके। मैक्स की एक अद्वितीय विशेषता यह थी कि जब मुख्य अंडरकैरेज संक्षेपित होती थी, तब भी नाक की पहिया उड़ान के दौरान स्थिर रहती थी। अधिकांशतः लकड़ी से निर्मित प्रोटोटाइप 1940 में पूरा हुआ और टैक्सी परीक्षण शुरू हुए, लेकिन जल्दी पता चला कि पंख मजबूती की आवश्यकता है, जिससे परीक्षण उड़ान से पहले अतिरिक्त मजबूती दी गई। इस परिणाम स्वरूप और हैंडली पेज पर युद्ध के दबाव के कारण कार्यक्रम में बाधा पड़ने के साथ मैक्स पर काम धीमा साबित होगा, जिसमें विमान के वजन से संबंधित अधिकांश समस्याओं को कम करने के लिए आवश्यकतानुसार पुनः डिजाइन का काम होगा। 12 सितंबर 1942 को विमान ने टैक्सी परीक्षण करते हुए संक्षेप में 12 फीट की ऊंचाई तक उड़ने के बाद पृथ्वी पर वापस लौट आया, लेकिन इस अनौपचारिक पहली उड़ान ने भी नाक के पहिए में क्षति की। यह 11 जून 1923 तक नहीं होगा जब विमान अंततः जेम्स रिचर्ड टालबोट हैंडली पेज के मुख्य परीक्षण पायलट की नियंत्रण में उड़ने लगेगा। दुर्भाग्य से योजित परीक्षण उड़ान को छत के अलग होने के कारण रोकना पड़ा और तालबोट को हवाई अड्डे पर वापस जाना पड़ा। आगामी महीनों में मैक्स 30 कोमल परीक्षण उड़ाने करेगा और 3 दिसंबर 1945 तक 17 घंटे लॉग करेगा। तालबोट और प्रोग्राम के एक और परीक्षण पायलट एडगर राइट दोनों हैंडली पेज हर्मेस एयरलाइनर की परीक्षण उड़ान के दौरान मारे गए थे। मैक्स परियोजना पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ा और 1954 के अप्रैल में सिर्फ एक उड़ान संग्रहण से पहले की गई थी। हैंडली पेज ने टेल्लेस जेट फाइटर बॉम्बर और परिवहन के प्रस्ताव पर काम करने की कोशिश की, लेकिन अंत में कुछ नहीं बना और दुर्भाग्यवश 1952 में प्रोटोटाइप स्क्रैप कर दिया गया। एक 1930 के दशक के अंत में एक दशक की स्थिरता के बाद, जब सैन्य विमान केवल अपने पहले विश्व युद्ध के पूर्वजों से थोड़ा बेहतर थे, विमान डिजाइन में क्रांति हुई, जिसे विरोधियों से बेहतर विमान की आवश्यकता ने उकसाया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 27 नवंबर 1939 को संयुक्त राज्य आर्मी एयर कॉर्प्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विमान निर्माताओं के लिए प्रस्ताव 40 जारी किया। प्रस्ताव में एक नए उन्नत लड़ाकू विमान की आवश्यकता को रूपरेखित किया गया था,
जो उच्च प्रदर्शन और भारी अग्निशक्ति के साथ साथ समकालीन लड़ाकू डिजाइन की तुलना में अतुलनीय दृश्यता भी प्रदान करता, जो एक कुत्ते की लड़ाई में अत्यंत मूल्यवान था। यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयर कॉर्प्स, जिसे 20 जून 1941 को संयुक्त राज्य आर्मी एयरफोर्स के रूप में पुनर्ब्रांड किया गया और 40 के नाम से जाना जाता था, ने निर्दिष्ट किया कि वे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपारंपरिक डिजाइनों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। प्रवेश करने वाली कंपनियों में से 3 के डिजाइन प्रोटोटाइप स्थिति तक पहुंचेंगे। सभी ने पुशर कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किया, अर्थात प्रोपेलर को विमान के पिछले हिस्से में रखा गया ताकि पायलटों को बेहतर दृष्टि क्षेत्र मिल सके। वल्टी कंपनी का XP-50 चारसूस घूस ने पहली बार 15 जनवरी 1923 को हवा में उड़ान भरी। प्रसिद्ध लॉकहीड P-38 लाइटनिंग की तरह ट्विन बूम कॉन्फ़िगरेशन को शामिल करते हुए विमान को उन्नत प्रैट और विटनी X-1800 इंजन द्वारा संचालित करने की योजना थी, लेकिन जब इसका विकास रद्द कर दिया गया तो उसकी जगह लाइकमिंग XH-2470 स्थापित किया गया, जिसने 2300 हॉर्स पावर निकाला। उच्च ऊंचाई की उड़ानों के लिए कॉकपिट दबावित था और पायलट विमान के निचले हिस्से से अपनी सीट में बैठकर विमान में प्रवेश करता और फिर बिजली से उठाया जाता था। हथियार 2 शक्तिशाली 30-7 मिलीमीटर कैनन और 2 मानक 5.0 कैलिबर की मशीन गन्स होंगी। अद्वितीय रूप से 2 मशीन गन्स ऐसे मूवेबल माउंट्स में थे जिनको लक्ष्य पर ट्रेन किया जा सकता था, जिससे XP-54 को डॉग फाइट में वास्तविक लाभ मिलता। दुखद है कि विमान की प्रदर्शन क्षमता निराशाजनक थी, 381 मील प्रति घंटा से अधिक नहीं, जबकि संचालन योग्य लड़ाकू विमान पहले से 400 से अधिक थे। संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना ने देरी के बावजूद यह स्पष्ट कर दिया कि उसे डिजाइन में रुचि नहीं है और स्पेयर पार्ट्स की कमी के चलते विमान को परीक्षण से पहले ही जमीन पर ला दिया गया। अगला उड़ान भरने वाला था कर्टिस राइट का XP-55 एसेंडर, जिसने स्विफ्ट विंग्स का उपयोग किया, और XP-54 की भांति यह मूलतः X-1800 इंजन द्वारा संचालित होना था। उसे कॉकपिट में प्रोपेलर जेटिसन लीवर दिया गया था, जिससे वह विमान से बाहर निकलते समय घूमते ब्लेड्स से बच सकता है। हथियारों में 2 20 मिलीमीटर की तोपें और 2 20 कैलिबर की बंदूकें शामिल थीं। पहले प्रोटोटाइप की जिंदगी 1923 में 13 जनवरी की पहली उड़ान के 4 महीने बाद ही समाप्त हो जाएगी, जब टेस्ट पायलट हार्वी ग्रे विमान के जमीन से टकराने से पहले सफलतापूर्वक बाहर निकल पाएंगे। 1940 में 9 जनवरी को संशोधित दूसरे प्रोटोटाइप ने पहली उड़ान भरी। इसके बाद पहले की दुर्घटना के बाद और अधिक परिवर्तित डिजाइन वाले तीसरे प्रोटोटाइप ने उड़ान भरी। XP-55 की प्रदर्शन शक्ति XP-54 से बेहतर थी, पर सामान्य लड़ाकू विमानों के मुकाबले कम थी। नए जेट लड़ाकू विमानों के आगमन ने इस कमी को और बढ़ा दिया, इसलिए कोई आदेश नहीं दिए गए। 1945 के 27 मई को तीसरे प्रोटोटाइप की दुर्घटना व्राइटफील्ड ओहायो के हवाई शो में निम्न ऊंचाई के बैरल रोल के दौरान हुई, जिसमें पायलट विलियम सी की मृत्यु हुई। ग्लासगो और जमीन पर 4 लोग। अंत में तीनों में सबसे क्रांतिकारी था नॉर्थरोप का लगभग गुप्त दिखने वाला XP-50 छाहा, जिसे ब्लैक बुलेट के नाम से जाना जाता था। संभवतः सबसे कम फ्यूसलेज के साथ ड्रैग कम करने के लिए डिजाइन किया गया विमान हॉरिजॉन्टल टेल की तरह दिखता था। फ्यूसलेज के नीचे सिर्फ एक छोटा वर्टिकल स्थिरीकरण करता था। इस बार हथियारों में 2 20 मिलीमीटर की तोपें और 4 50 कैलिबर की मशीन गन शामिल थीं। 1943 की 30 सितंबर को उड़ान भरने वाला XP-50 अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ता है, जिससे XP-54 विशेष रूप से आलसी लगता है। धन्यवाद 50 की शीर्ष गति 465 मील प्रति घंटा। XP-50 को स्थिरता समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसने नॉर्थरॉप को त्वरित रूप से लंबवत स्थिरक जोड़ने के लिए प्रेरित किया। अपनी शुरुआती उड़ानों के 1 महीने में ही यह खो गया जब एक तेज गति की टैक्सी दौड़ में एक टायर फट गया। धन्यवाद जांच पायलट जॉन मायर्स को सिर्फ हल्की चोट आई। दूसरा प्रोटोटाइप 23 मार्च 1954 को उड़ान भरी, पर स्थिरता समस्याएं जारी रहीं। बस 10 उड़ानों के बाद कार्यक्रम को बहुत खतरनाक माना गया और इसे रद्द कर दिया गया। प्रस्ताव R-40 से भले ही कोई संचालन विमान नहीं आया, लेकिन इसने अमेरिकी हवाई तकनीक की सीमाओं को चुनौती देने और हवाई श्रेष्ठता हासिल करने की तैयारी दिखाई। इन 3 विमानों का विकास बाद में अन्य प्रकारों का विकास करेगा, विशेष रूप से 1940 और 50 के नवीनतम जेट विमानों में।
और वहां द्वितीय विश्व युद्ध के विशेष सहयोगी प्रोटोटाइप विमानों की कहानी है। अपनी प्रतिक्रिया नीचे छोड़ें, वीडियो को पसंद करें और चैनल का समर्थन करने के लिए सदस्यता लें। देखने का धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।